सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम लोग इस समय जो है आधुनिक दृष्टिकोणों पर चर्चा कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब ये दृष्टिकोणों वाला जो खंड है अब ये खत्म होने के कगार पर है, तो उम्मीद है कि आज मैं इसको जो है कवर कर ले जाऊंगा। टुमारो ऑनवर्ड्स, जब कल से हम लोग क्लास शुरू करेंगे, तो अब कुछ राजनीतिक सिद्धांतों में जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि पर चर्चा करेंगे। तब आप लोगों के जो है आनंद का अतिरेक जो है कुछ और बढ़ जाएगा, है ना। अभी बिल्कुल जो है लग रहा होगा कि सारी बातें ऐसी हैं जो कुछ भी सुनी सुनाई नहीं है, समझ में नहीं आ रही हैं, है राइट। सर और अभी अब तक धीरे धीरे ऐसा लग इस रहा चीज था। से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कल व्यवहारवादी सिद्धांत को लिखे थे और अंत में उत्तर व्यवहारवाद पर गए थे, राइट। तो आज हम लोग जो है समाज शास्त्रीय तरीके पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूं। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। एक्चुअली में अगर जो है मैं तमाम विद्वानों और किताबों से अलग हट करके मैं बात करूं आप लोगों से, मतलब मेरा जो अपना दृष्टिकोण है, जो इतने सालों के अध्ययन के बाद मेरा अपना तैयार हुआ है, तो मैं ये बिना किसी संकोच के इस बात को कहूंगा कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है या समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये तीनों एक दूसरे से एकदम से जुदा नहीं है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि जो आधुनिक काल में समाज शास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी कुछ भी आप लीजिए नाम, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह तथ्य की तरफ गए। और जब उन्होंने कहा कि हमको तथ्य चाहिए, तो तथ्य कहां कहां से निकल सकता था। तो कुछ तथ्य जो है समाज के भीतर से निकला, यानी कि राजनीति क्या है, राजनीति का केंद्र व्यक्ति है अगर, तो समाज का भी केंद्र व्यक्ति है। इसलिए बगैर व्यक्ति और उसके सामाजिक परिवेश का अध्ययन किए बगैर हम कभी भी व्यवहारिक राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। बहुत मोटी सी बात है। इसी तरह से आप मनोवैज्ञानिक को भी ले लीजिए या मनोविज्ञान को भी ले लीजिए, तो मैं कल ही बात कर रहा था कि जहां पर यह समष्टि को समझता है वहीं पर यह व्यष्टि को समझता है, यानी कि यह पूरे समुदाय को, यह एक बड़े दायरे को समझने की कोशिश करता है, जबकि व्यष्टि इंडिविजुअलिज्म को, एक एक व्यक्ति के जो है आधार पर बढ़ता है। तो ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। तो फिर अंतर कहां से आया, इनको अलग अलग जो है दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अलग अलग इनको तब दिखाने की आवश्यकता पड़ी कि जब हम वस्तुतः फोकस किस पर ज्यादा कर जाते हैं। आप एक कंफ्यूजन अभी आपको पैदा होगा कि जिस स्टर्न का नाम आपने व्यवहारवाद में लिया, उसी स्टर्न का नाम आपने उत्तर व्यवहारवाद में लिया, उसी स्टर्न का नाम आप समाज शास्त्रीय में भी लेंगे, तो हर एक जगह आएंगे। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं। और जब इनको आप तीनों सिद्धांतों को समग्रता के साथ समझने की कोशिश करिएगा, तब ये आपकी समझ में ज्यादा बेहतर आएंगे। अगर इस बात पे आप लोग राजी हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर आप लोग राजी हो तो यह बात क्या आसानी से समझ में आने वाली है या बहुत कठिनाई भरी बात थी कि देयर इज इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल मॉडर्न थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इज दैट ओके पुनीत? ओके, तो जरा यहीं से आप लोग शुरू करिए लिखना। इस दृष्टिकोण के मान्य इस दृष्टिकोण के मानने वालों के अनुसार, इस दृष्टिकोण के मानने वालों के अनुसार राज्य मूलतः एक सामाजिक संगठन है।
राज्य कैसा है? राज्य मूलतः एक सामाजिक संगठन है जिसकी मूल इकाइयां या मूल इकाई कर लीजिए आप, मूल इकाई व्यक्ति हैं, जिसकी मूल इकाइयां नहीं हो सकती, मूल में मूल इकाई शब्द रहेगा, जिसकी मूल इकाई व्यक्ति है। अब आप जानते हैं कि समाज का भी मूल इकाई व्यक्ति है, तो यहां पर सामाजिक संगठन का भी मूल इकाई कौन रहेगा? व्यक्ति ही रहेगा। समाज की अगर विशेषताओं का वर्णन करना है, अगर समाज की विशेषताओं का वर्णन करना है तो यह व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही हो सकता है। मैं यहां पर आप लोग को थोड़ा सा टोकूंगा कि राजू भार्गव बड़े अच्छे राइटर हुए हैं पॉलिटिकल थ्योरीज को लेकर के। हालांकि इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, इनकी हिंदी ट्रांसलेशन बुक नहीं अवेलेबल है, जैसे कि गावा की हो गई, हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, उनकी हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। वो एक बड़ा उनके लिखने की जो शैली है, उस लिखने की शैली की एक खासियत मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब भी वो किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा जो है भारत के एग्जाम्पल्स को लेकर के देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर एकेडमिक लिहाज हो, आप लोग का तो जो है कॉम्पिटिटिव लिहाज से आप लोग पढ़ते हैं, अगर एकेडमिक लिहाज से पढ़ा जाना हो, या बी.एन. मिश्रा की जो बुक है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन बी.एन. मिश्रा की बुक में वो स्वाद मुझे नहीं मिला। राजू भार्गवा जो है वो जब लिखते हैं तो हर एक बार इंडियन जो है उदाहरण को लेकर के चलते हैं, जिससे कि आप उससे ज्यादा बेहतर कनेक्टेड फील करेंगे। हम आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं तो मैं भार्गवा पर जो है मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जब न्याय, समानता, स्वतंत्रता आदि को समझना होगा तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको समझना ज्यादा बेहतर होगा। मैं उदाहरण वहीं से लूंगा। अगर इस बात की भी उदाहरण हम लें कि अगर समाज की विशेषता समझना है तो व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसके कहने का मतलब, इसको अगर आज की तारीख में देखिए तो भारतीय समाज कैसा है? भारतीय समाज ठीक वैसा ही हो चुका है जैसा कि वह आपको जो है सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। पहले क्या था कि जब मैं इस बात को बहुत लंबे समय से, आज से 10 साल पहले एक किताब में लिख रहा था, और वो किताब का नाम था सोशल मीडिया लोकतंत्र का छठा स्तंभ। किताब पूरी लिख करके तैयार कर दी थी, पब्लिशर से भी बात हो गई थी। मेरे कुछ बीजेपी वाले दोस्त थे, उन्होंने उसको कभी प्रकाशित ही नहीं होने दी। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों नहीं होने दी थी, अब समझ में आने लगा है कि वो उनको सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा ही लगाव रहा है। पर अगर इस पूरे बात के लब्बो-लुआब में आप जाने की कोशिश करिए तो एक बात आपको हमेशा मिलेगी कि हमारा समाज आज की तारीख में बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, वो ज्यादा हिंसक होता चला जा रहा है। मैं अगर चंद उदाहरण पढ़िए तो रोड पर किसी की गाड़ी को आप पार करके तो उतर के मार देगा आपको, दारू न पियावे लड़की तो गोली मार देंगे आप उसको। पहले के जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सिर्फ ये पढ़ते थे कि किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और चेहरा हमारा जो है शर्म से झुक जाता था कि हम ऐसे समाज में हैं। लेकिन अगर आज आप पढ़िए तो लड़की के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं होता, बलात्कार के साथ उसके साथ जितनी विभत्स हिंसा की जा सकती है वह करने की कोशिश की जा रही है। धर्म मानवता की सेवा नहीं रह गया, पाखंड हो गया। तो अब देखिए मंदिरों के किनारे बड़े बड़े जो है लाइनें लगती हैं। मैं बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि किसी को गाली भी देना होता था तो हमारे कहते थे गधाराम कहीं का, या थोड़ा सा जो है ठेठ में जो है बोलते थे गधाराम।
यानी कि हमारे यहाँ देवी देवताओं के नाम पर हंसी मजाक कुहड़ता सब चलता था। बिहारी तक के दोहे हैं कि निबी ललित गई जदुराई कर सरोज श्रीफल सो परसत तब जसुमत मैया गई आई तत्क्षण रुदन करत मनमोहन यह सुधि उपजाई कि राखो गेंद देत नाही। अब इसमें जो है राधा कृष्ण का वर्णन है कि भगवान कृष्ण जो है राधा की पेटीकोट की गांठें खोल रहे हैं। ये बिहारी की है जिनको कि हम लोग बहुत सम्मान के साथ पढ़ते चले आए हैं। और भी आगे का वर्णन है, पर अगर मैं सुनाऊंगा तो वो अश्लीलता की हद पार कर जाएगा। तो लेकिन तब धर्म उससे जो है चिंतित नहीं होता था, क्योंकि तुलसी लिख कर गए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आप पुरानी फिल्मों में देखिए धर्म का मजाक बन जाता है। लेकिन आज की तारीख में धर्म मानवता की सेवा न होकर के पाखंड भर रह गया है। और ये जो व्यक्ति के लक्षण हैं, आज शनि महाराज के मंदिर के बाहर सबसे ज्यादा मेला लगता है। हर शनिवार को देखिए चौराहे पर, जिसे देखिए वही शनिचर महाराज को उठा करके घूम रहा है तेल डाल करके थोड़ा सा। सब श्रद्धा पूर्वक पैसा डालते हैं, कोई मना नहीं करता है, क्योंकि वो खौफ में है, वो डर में है, वो पाखंड में है। और देखिए तो हमारा समाज भी आज कहीं ना कहीं इन्हीं आधारों पर तैयार हुआ है। यह हर बात पर दंगा करना चाहता है, यह हर बात पर बलवा करना चाहता है, यह तुम्हारा खाना पीना तय कर देना चाहता है, यह हर समय गुस्से से भरा हुआ है। जितना भी आप चलते जाएंगे, यह एक परिवर्तन जो है बहुत तेजी से जो है हमारे समाज में दिखाई देने लगा है। यही बात अगर हम कहें तो समाज शास्त्रीय लक्षणों में भी दिखता है, यानी कि जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही वहां का समाज होगा। एक कथावाचक ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस चीज को समझाने की कोशिश की। और अगर हम समाज शास्त्रीय सिद्धांत को थोड़ा गंभीरता से समझें अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, तो एक कथावाचक ने जो है बस केवल इतना कहा कि एक घड़े में 5 लोगों को दूध डालना था। 4 लोगों ने पानी डाला और उसके बाद सबको मिला के पीना था। 4 लोगों ने पानी डाला और 5वें ने सिर्फ दूध डाला। लेकिन जब पीने की बारी आई तो कम मात्रा में ही सबको थोड़ा थोड़ा दूध जरूर मिल गया। तो उन्होंने कहा, यहां पर व्यक्ति पर केंद्र कर रहे हैं कि समाज में अच्छाई कहां से आएगी, इस पर व्यक्ति पर केंद्रित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप अपने परिवार में एक व्यक्ति भी अच्छा बन जाए तो उसका असर सभी व्यक्तियों के ऊपर पड़ेगा। कथावाचक से मैंने पूछा, बाकी जो 4 बुरे बन गए उसका असर नहीं पड़ेगा? तो नाराज हो गए वो मुझसे, क्योंकि आप फालतू की बात करने लगे हैं। पर वो जो कथावाचक है, वो जो बोल रहा है, वो इस बात को बहुत सही ढंग से समझ रहा है कि व्यष्टि से समष्टि की ओर धारा बहती है। इंडिविजुअल से सोसाइटी की तरफ हम जाते हैं, ना कि सोसाइटी से इंडिविजुअल की तरफ आते हैं। और इस लाइन में भी इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर समाज की विशेषताओं को समझना है तो व्यक्ति के गुणों के आधार पर समझिए। आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द और आप कैसे हैं, है ना? आईना देखिए, ठीक बात है ना? आगे लिखिएगा जरा। चूंकि सभी प्रकार की, आगे लिखिएगा, चूंकि सभी प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं समाज में ही संचालित होती हैं, क्योंकि सभी प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं समाज में ही संचालित होती हैं, इसलिए
राजनीतिक व्यवस्था के आनुभविक अध्ययन में, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था के आनुभविक अध्ययन में सर आपकी स्क्रीन सामाजिक प्रक्रियाओं प्रेजेंट नहीं का हो रही। अत्यधिक महत्व है। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। सामाजिक प्रक्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। उदाहरण के लिए मैं एक बार फिर से भारतीय उदाहरण ही लूंगा। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आपको समझना है, मेरी स्क्रीन ओ हो आज तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना ही भूल गया और मैं लिखे जा रहा हूं। ओके, हो जाता है। हाँ, अब आवाज भी सुनाई देगी। मैं अपने ही फ्लो में, मजा आता ना कभी कभी क्लास में, तो मैं अपनी ही रो में बहा जा रहा था। एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट की 2 लाइन। हाँ, मैं बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा था? राजनीतिक क्रियाएं समाज में ही संचालित होती है, इसलिए राजनीतिक, यहाँ तक ही लिख पाया मैं। राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में विशेषकर आनुभविक अध्ययन में, विशेषकर आनुभविक अध्ययन में सामाजिक प्रक्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। सामाजिक प्रक्रियाओं का अत्यधिक अनुभव है। उदाहरण के लिए यदि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझना है, यदि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझना है, तो धर्म जाति आदि कारकों का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। सही बात है? एग्री कर रहे हैं आप लोग इस बात पे? अब जरा आगे बढ़िएगा, अगला लाइन चेंज करके लिखिएगा कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में आमंड और डेविड ईस्टन
जैसे विचारकों द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण पर अत्यधिक बल दिया गया, अत्यधिक बल दिया गया। क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि के अभाव में व्यक्ति के व्यवहार की सही समझ सॉरी व्यक्ति के व्यवहार की सही समझ संभव नहीं है। इसलिए स्टन जैसे कई विचारकों ने सिद्धांतों और शास्त्रों के एकीकरण पर बल दिया, सिद्धांतों और शास्त्रों के एकीकरण पर बल दिया। जैसे समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र को आपस में जोड़ा जाए। कुछ समकालीन, आगे बढ़िएगा, कुछ समकालीन सिद्धांतकारों ने राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र की अंतर संबंध को निर्मित करते हुए राजनैतिक समाजशास्त्र का राजनैतिक समाजशास्त्र का निर्माण किया, राजनैतिक समाजशास्त्र का निर्माण किया। डन। आगे लिखिए, मनोवैज्ञानिक उपागम। या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उपागम शब्द मत लिखिए आप लोग, वरना बाद में कंफ्यूज कर जाएंगे। उपागम एंड दृष्टिकोण सेम वर्ड है। कल शायद ये बात पुनीत ने ही पूछी थी मुझसे, है ना। साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें लिखिएगा कि ग्राहम वालास, चार्ल्स मेरियम और हैरोल्ड
लॉसवेल, ये सब शिकागो स्कूल से हैं, ये सारे विचारक। तो ग्राहम वासाल, चार्ल्स मेरियम और हैरोल्ड लॉसवेल के बारे में अगर बात कहा जाए तो जैसे विचारकों ने राजनीति के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया, आगे लिखिएगा कि लॉसवेल जैसे विचारकों ने, या अच्छा ये तो लाइन लिख ही लिया ना, मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इन विचारकों ने फ्रायड, नाम तो सुना ही होगा, है आप में से कोई ऐसा जो इनका भी नाम ने सुना हो? सबने सुन रखा होगा। मैकडूगल, फ्रायड, मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिकों के विचारों का प्रयोग किया, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार, भावनाएं एवं अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। डन, आगे लिखिएगा। लॉसवेल ने स्पष्ट रूप से फ्रॉयड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया। फ्रॉयड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया। डन। चार्ल्स मेरियम ने, कल चार्ल्स मेरियम का नाम आप लोगों ने पढ़ा रखा है। चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान या सिद्धांत के, चार्ल्स मेरियम ने राजनीतिक विज्ञान या सिद्धांत के
आनुभविक अध्ययन पर बल दिया। आनुभविक अध्ययन पर बल दिया। मेरियम के अनुसार, आगे बढ़िएगा, मेरियम के अनुसार राजनीति मूलतः, मेरियम के अनुसार राजनीति मूलतः शक्ति का अध्ययन है। मूलतः शक्ति का अध्ययन है। लॉसवेल ने, आगे लिखिएगा, लॉसवेल ने शक्ति के इसी अध्ययन के प्रभाव का, लॉसवेल ने शक्ति के इसी अध्ययन को प्रभाव का अध्ययन माना है। शक्ति के अध्ययन को प्रभाव का अध्ययन माना है। यानी कि जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ज्यादा जो है समाज और राजनीति में उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। मोटे तौर पर यही लॉसवेल कहते हैं। लॉसवेल के अनुसार, आगे फिर लिखिएगा, लॉसवेल के अनुसार यदि राजनीति शक्ति का संघर्ष है, यदि राजनीति शक्ति का संघर्ष है तो संघर्ष के कारण संघर्ष का कारण मनोवैज्ञानिक होगा। तो संघर्ष का कारण मनोवैज्ञानिक है। इसलिए लॉसवेल इस बात पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि, इसलिए लॉसवेल इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि भविष्य की राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान भी भविष्य की राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा ही संभव होगा। भविष्य की राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा ही संभव होगा। यानी कि ये कहीं न कहीं, अब देखिए, अगर आप कहिए तो जो समाज शास्त्रीय विचारधारा कहने की कोशिश कर रही थी कि वह समाज और राजनीति के मूल में व्यक्ति के व्यवहार को मान करके चल रही थी, यह कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा है उसी बात को, उसी टेर को लेकर के आगे चलती है। ये कहना चाहती है आपसे कि अगर व्यक्ति का व्यवहार ही समझना है तो मनोविज्ञान के पास चले जाइए, और जैसे जैसे मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे जो है राजनीति में भी परिवर्तन आएगा। तो अगर कल को राजनीति में समस्याएं खड़ी भी होंगी तो वह व्यक्तियों के बदलते व्यवहार के कारण होंगी। इसलिए जितना सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व्यक्तियों का हमारे पास होगा
उतना ही आसानी से और उतना ही प्रभावी ढंग से हम राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ठीक बात है ना? और ये बात अगर आप भी सोचिए तो सही है, लेकिन लिखने में नहीं जाते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर समझिए कि अगर समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में बात करें तो इन सिद्धांतों की कमियां क्या रही हैं। पहली तो समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी उसी गलती को दोहराते हुए आपको मिलेंगे जहां पर कि तथ्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है, मूल्य पर जोर कम दिया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान का भी संबंध है से है, मनोविज्ञान का संबंध होना चाहिए से नहीं है। इसी प्रकार से समाज शास्त्र भी समाज के नियमों का अध्ययन करता है, समाज के व्यवहार का अध्ययन करता है, समाज को कैसा होना चाहिए वह नहीं बताता है। जबकि राजनीति केवल है का जवाब केवल तथ्य से नहीं चलता है, राजनीति में मूल्य भी आवश्यक है। अगर गृह मंत्री टेनी के बेटे के जरिए लोगों को कुचला गया है तो केवल यह तथ्य कि बेटे ने किया है, बाप ने नहीं किया है, इसलिए बाप जो है वो सुरक्षित है या नहीं होना चाहिए, बल्कि बेटे के ऊपर जब जांच प्रक्रिया चल रही है तो मंत्री होकर के वह उसे बचाने की कोशिश करेंगे। पुत्र की विफलता पिता की भी विफलता होती है, क्योंकि उन्होंने ही 5 दिन पहले यह कहा था कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, लोग मुझको भी जानते नहीं हैं। तो उनको मूल्य पर आधारित भी होना चाहिए। जब एक रेल एक्सीडेंट के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, वो थोड़े ही ड्राइवर थे, तो सिर्फ है का जवाब नहीं है, यह चाहिए का भी उतना ही भरपूर जवाब होना चाहिए था, जो कि हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? किसी के मन में कोई प्रश्न गुदगुदा रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ऑल क्लियर? ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं इस बात को लेकर के। तो अगला पॉइंट जो है नोट करें, क्या अब तक की सारी बातें क्लियर हुई हैं या आपस में गड्डम मड्डम हुई हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है? पूरी तरह से क्लियर है? क्योंकि अब इसी के बाद आपको पहला आंसर राइटिंग में करवाऊंगा और पहली आंसर राइटिंग में मैं आप लोगों को अप्रोच सिखाऊंगा। श्वेता सो गई बेटा? श्वेता सो गई यार। अच्छा, ये भी बढ़िया सुविधा है कि वीडियो जो है ना सब बंद करके रहो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, क्या हो रहा है पता न चले। एकदम जो है पता चला कि टीचर जी पढ़ा रहे हैं, बगल में बैठ करके मूंगफली तोड़ करके खा भी रहे हैं, किसको पता चल रहा है ना श्वेता? सब क्लियर है सर। नहीं सर। तो रो कहाँ रही है? क्लियर है तो रो नहीं रहे हैं। नींद आ रही है? नहीं, बैक दर्द कर रहा था इसीलिए चुप थे। क्या दर्द कर रहा था? वो पेन हो रहा बैक में। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सर हाँ सर, ये जैसे अपन आप पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कोई एनसीईआरटी जिससे थोड़ा कंसेप्ट उधर से भी क्लियर हो जाए, कोई एनसीईआरटी बता दीजिए ना सर। एनसीईआरटी जो है एक्चुअली में मुझे लग रहा कि क्लियरिटी के साथ लेते चलेंगे, थोड़ा सा आप वेट करिए। मैं एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा कोर है ना, मैं उसको उठा करके चल रहा हूँ। ठीक है ना? तो जब 1-2 आंसर राइटिंग के फॉर्मेट पर आप आएंगे तो अपने आप से ही चलेगा, वरना कक्षा 6 से 12 तक की जो है सिविक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस है उसकी एनसीईआरटी उठाइए। अभी तो ऐसे भी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अभी जो आप पढ़ा रहे हो एनसीईआरटी में वैसे भी मिलने वाला है नहीं। अभी तो जब आप नहीं पढ़ाएंगे 11th 12th वाला तब मिलेगा उसमें। नहीं वो भी पुरानी वाली है, राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता वगैरह पर बात तो की गई है ना।
वो राजनीतिक पुराने वाले सिद्धांत, में, नए वाले में। हाँ, राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है ना। पर ये एक चीज है कि वो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा जो है हट करके है, अनावश्यक एक बर्डन हम अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, इसलिए मैं बच रहा हूँ। बाकी जितनी एनसीईआरटी होगी मैं कवर करूंगा। मैं सर मतलब अभी जरूरी नहीं है कि वही। नहीं नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस इग्नू के नोट्स, ये दो चीज मैं कवर करूंगा। ठीक है ठीक है ना। जी। और चिंता मत करिए, जब उड़ाना शुरू, मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ पुनीत, वो नोट्स मैं बहुत डिटेल में ले जाऊंगा। अगर आप देखिए तो नोट्स बनवाने पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि नोट्स जितना एक बार में सॉलिड तैयार हो जाएगा, तो हमेशा के लिए अलग अलग सोर्सेज को ढूंढने की झंझट खत्म हो जाएगी। इन नोट्स के बाद आपको कुछ और टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन एक बार, लेकिन अंतिम बार खत्म कर देंगे हम। ठीक है। ठीक है ना। अगला लिखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत के विकास का, राजनीतिक सिद्धांत के विकास का समकालीन चरण। इसमें लिखिए, समकालीन युग में, समकालीन युग में राजनीतिक सिद्धांत में, समकालीन युग में राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्यों का विवाद। अतीत का विषय बन गया। अब यहीं पर याद रखिएगा कि जब परंपरागत आपने जो है राजनीतिक सिद्धांत पढ़े, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में आपने जितना भी पढ़ा, वह सब का सब कैसा था, वह सारा का सारा जो है आपने जब पढ़ा, तो यह सब मूल्य परक थे। जब आप आधुनिक में आए तो पूरी तरह से तथ्य पर जोर दिया गया, और तथ्य और मूल्य का झगड़ा लगातार बना रहा। लेकिन जब समकालीन यानी कि एकदम ताजा ताजा, हाथ छू करके, हाथ लगा करके देखेंगे तो थोड़ा गर्म भी आपको नजर आएगा, यानी कि बिल्कुल आज के दौर में जो चल रहा है, पिछले 50-60 सालों में जो तैयार हुआ है, उसमें अगर उठा करके देखेंगे तो तथ्य और मूल्य का कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। यह मान्यता भी अप्रासंगिक हो गई है कि, अगला लिखिएगा, यह मान्यता भी अप्रासंगिक हो गई है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन या क्षरण हो रहा है। यह मान्यता भी क्या हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है। ठीक बात है ना। अच्छा, आप में से अगर किसी को कुछ भी कहना होगा तो मैसेज करने के बजाय ऑडियो का प्रयोग आप लोग ज्यादा करिएगा, क्योंकि मैसेज मुझे जल्दी दिखते नहीं है। ठीक है। वर्ष 1971 में, अगला पॉइंट बनाइएगा, वर्ष 1971 में जॉन रॉल्स ने, ये बड़े अच्छे जो है विचारक हैं, इनको हम लोग थोड़ा सम्मान के साथ पढ़ेंगे ज्यादा, ने थ्योरी ऑफ जस्टिस,
यानी कि न्याय के सिद्धांत, इसको आप लिख सकते हैं न्याय के सिद्धांत। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह न्याय का सिद्धांत ही पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण की मान्यता बिल्कुल अतार्किक है समकालीन युग में व्यवहारिक वैज्ञानिक एवं मूल्यात्मक सिद्धांतों का भी विकास हो रहा है। व्यवहारिक की बात क्या है? समकालीन युग में व्यवहारिक वैज्ञानिक एवं मूल्यात्मक सिद्धांतों का विकास हो रहा है। ठीक बात है ना? यानी कि सबका जो है ध्यान रखा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अगर इस लाइन का मतलब समझिए आप तो ठीक बात है ना? अगला लिखिएगा, अगली लाइन, समकालीन युग में तार्किक चयनवाद एवं सार्वभौमिक चयनवाद सिद्धांत का विकास हुआ। तार्किक चयनवाद और सार्वभौमिक चयनवाद सिद्धांत का विकास हुआ। ठीक है यहां तक? अब जरा लिख लीजिए, लाइन मतलब हेडिंग मत बनाइएगा, इसी में बढ़ जाइएगा कि तार्किक चयनवाद क्या, जरा इस पर बात कर लीजिए कि तार्किक चयनवादी सिद्धांत का निर्माण तार्किक चयनवादी सिद्धांत का निर्माण आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। जिसमें मतदाता हुआ है, जिसमें मतदाता नौकरशाही राजनेताओं और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के व्यवहार के अध्ययन का भी, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के व्यवहार के भी अध्ययन का, राज्य के व्यवहार के भी अध्ययन का प्रयत्न किया गया है, डन। इस मान्यता का विकास, अगली लाइन बनाइएगा, इस मान्यता का विकास एंथनी डाउन्स, मैंकर ओल्सन, विलियम निस्कॉनिन, जैसे विचारकों द्वारा किया गया, आगे लिखिएगा। विलियम निस्कॉनिन की यह स्पष्ट मान्यता है कि विलियम निस्कॉनिन की यह स्पष्ट मान्यता है कि नौकरशाही के द्वारा अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है, तथा नौकरशाही आर्थिक रूप में एक अकुशल संगठन है। ये आपके मतलब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि नौकरशाही हर हाल में जो है अपने हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, और नौकरशाही अगर कहा जाए तो ये आर्थिक रूप से बहुत कुशल लोग नहीं होते हैं, और ये अकुशल लोगों का जो है एक संगठन है। सही बात है ना? कोई डाउट इसमें? इफ ऑल क्लियर?
सर तार्किक चयनवाद समझ में नहीं आया। है क्या बोल रहे हो? तार्किक चयनवाद समझ में नहीं आया। तार्किक चयनवाद, तार्किक चयनवाद एक्चुअली में बहुत डिटेल में इसमें मैं नहीं उतरा। तार्किक चयनवाद बेटा कुल कहने का मतलब यही है कि इसमें जो राजनीतिक अगर आप कहो तो प्लेयर्स हैं या जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक प्लेयर्स या एजेंट्स जो होते हैं वह अपने अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, विशेषकर उनके जो आर्थिक हित होते हैं, और ये इसको लेकर के अपनी जो है सुविधाजनक परिस्थितियों का चयन करते हैं। तो ये चयनात्मक व्यवहार की बात कर रहा है। ठीक है अपर्णा? सर जो लास्ट लाइन है कि आज अकुशल है नौकरशाही, ये किस संदर्भ में? आर्थिक रूप में एक अकुशल संगठन है। यह नहीं कह रहा कि नौकरशाही अकुशल है, बल्कि आर्थिक रूप में एक अकुशल संगठन है। यानी कि नौकरशाही जो होता है वह आपस में जो है आर्थिक क्रियाओं को संलग्न नहीं करता है। जैसे कि आप इस चीज को समझो कि अगर कहीं पर किसी यूनिट का निर्माण हो रहा है और उस यूनिट के निर्माण में कहीं पर कुछ वेल्डर लगे होंगे, तो कहीं पर चुनाई पुताई करने वाले लोग लगे होंगे, तो पूरा एक संगठन होता है और उस संगठन में सभी लोग अपने उस क्षेत्र के जो है जिम्मेदार होते हैं और आपस में भी वो कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। लेकिन नौकरशाही जब आर्थिक हितों की बात की जाती है तो वह अकुशल संगठन के रूप में होता है, क्योंकि उसकी सीधी जिम्मेदारी अपने आर्थिक हितों का संरक्षण करना नहीं होता है। क्लियर है अभी? यस सर। और कोई पॉइंट किसी के मन में? ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। समकालीन युग में राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में खेल सिद्धांत का भी विकास हुआ। ये खेल सिद्धांत का क्या है कि जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह में या वीडियो गेम खेलते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए वह एक खेल सिद्धांत, एक गेम थ्योरी को भी डेवलप किया गया। आगे लिखेंगे तो समझ में आएगा, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों को गणित की एक शाखा के रूप में गणित की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया गया। गणित की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे लिखिएगा, खेल सिद्धांतकारों ने अनेक मॉडलों को विकसित किया, जिसमें कैदी की दुविधा का मॉडल,
चिकन गेम, आदि उल्लेखनीय हैं। ये आप लोगों ने कभी मोबाइल ऐप वगैरह देखा होगा कि जिसमें तमाम गेम चलते रहते हैं, कि जिसमें कई तरह की जो है विपरीत परिस्थितियां होती हैं और आदमी को उसमें अपने आप को बचाना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसे जो है इसमें पड़ा हुआ है, इसमें 3-4 खाने पड़े हुए हैं, इसमें जो है एक जो है ऐसे कोई की टाइप की बना दी जाती है। यहाँ पर पता चला कि एक कैदी है, यहाँ पर पता चला कि जो है आग लगी हुई है, यहाँ पर पता चला कि जो है तीर निकले हुए हैं, यहाँ से जो है पर कोई एक सेफ रास्ता जो है बनता हुआ दिखता है, इधर पता चला कि शेर मुंह बा करके खड़ा है। ऐसे शेर तो नहीं लग रहा है, हथौड़ा लग रहा है, लेकिन आप शेर समझिएगा इसको, ये कुछ अजीब सा बन गया। तो अब इसमें होता क्या है कि ये सभी जो है मॉडल आपको दिख रहे हैं। तो अब ये कहते हैं कि ये संभव है कि इसमें जो है कैदी हो या चिकन हो, ये किस तरह से अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाले, या कौन सा गेम खोले और कौन सा गेट ना खोले, कि किस तरह से वो बच करके निकल जाए। तो जो दुविधापूर्ण परिस्थितियां हैं, इसी तरह से राजनीति में भी क्या होता है कि आप बहुत सारी उलझनों में पड़े हो, तो कौन सा गेम आपको ज्यादा सुरक्षित रखेगा, इसी का नाम जो है, या किस तरह से जो है राजनीति के जो खिलाड़ी होते हैं वह जो है अपने जो है चाल चलते हैं, इस चीज को समझने के लिए कैदी की दुविधा का मॉडल या चिकन गेम आदि का विकास किया गया है। क्या ये मेरी बात सही है? समझ में आ रही है? यस सर। मैं इसको बहुत अधिक डिटेल में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये इतना अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। पर जानकारी में रहना चाहिए कि इस तरह से भी जो है सिद्धांतों का विकास हुआ है। हाँ अपर्णा कुछ कहना चाह रही है? सर ये एग्जांपल से बता दीजिए सर एक बार, चिकन गेम एंड कैदी की दुविधा का मॉडल। जैसे कि वर्तमान हालात को लेकर के, वर्तमान हालात में कोई इस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, बस इसको इस तरह से समझो कि संकटपूर्ण परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे बचाता है। एक से ज्यादा संकटपूर्ण परिस्थितियां हैं। पता चला कि जो है आप जिससे शादी करना चाहते हो उसको भी जल्दी है, यूपीएससी का जो है एग्जाम भी जो है सर पर, उसको भी निकालना जरूरी है। इसी में पता चला कि जो है अगले साल से जो है एज लिमिट 25 साल तक की जानी है, उसको भी जो है देखना जरूरी है। और इन सब के बीच में जो है, और आपकी उम्र 23 साल है, तो आप हर हाल में जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाह रहे हैं, पर जो है आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में आप वो कैसे जो है अपने आप को संतुलन साधते हुए बाहर निकालेंगे? इज दैट ओके अपना? या आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो कृषि कानून बिल को लेकर के जो है स्थिति है, कहीं न कहीं कृषि कानून को लेकर के बीजेपी उसी तरह से घिर गई है जैसे कि 2014 में कांग्रेस जो है वह लोकपाल बिल या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण घिरी हुई थी। उसमें कांग्रेस जो है उस संकटपूर्ण परिस्थिति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाई और आज भी जूझ रही है। इसी बीच में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, काफी कमी आई है। लोग अब कहीं ना कहीं उस पुराने जो है उनके वही सब जो है ढोंग प्रवचन से जो है समझ रहे हैं। कोविड ने जो है उनकी स्थिति को और खराब किया हुआ है, आर्थिक हालात खराब हुए हैं, किसान नाराज है। तो उसके बीच में वह किस तरह से जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा उठा करके या हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से उठा करके वह जो है कृषि कानून को जो है अलग थलग कर देना चाहते हैं। कृषि कानून पर वह माफी मांग लेते हैं, तपस्या वगैरह जो अपनी समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा था। तो किस तरह से वो संकटपूर्ण परिस्थितियों से कोई व्यक्ति निकलता है, इसका जो है जिक्र करना यही जो है चिकन गेम या कैदी की दुविधा गेम है कि हम अपनी संकटपूर्ण परिस्थितियों में कैदी बन गए हैं।
अभी भी समझ में आया या अभी भी थोड़ी बहुत पेच बाकी है? ठीक है सर, आगे। पक्का? यस सर। इतना उतरा उतरा स्वर क्यों है? मेरे को ये लग रहा है कि शायद सही बात समझ में नहीं आ पा रही है, कुछ ऐसा है अपना? सर ये है कि अगर किसी को हमको समझाना होगा कि चिकन गेम मॉडल क्या है, मतलब, और ये किस प्रकार भिन्न है ये जैसे विद्या के चिकन मॉडल से, गेम तो पर कैसे ये लगाएंगे? समझो कि जब कोई गेम बनाया जाता है तो उस गेम में, जैसे कि अगर जो है टेम्पल रन हो गया या कैंडी क्रश एक गेम है, तो कैंडी क्रश गेम को तुम कैसे समझाओगे? अलग अलग स्टेज पर कैंडी अलग अलग किस्म की हो जाएंगी। खेली हो कभी कैंडी क्रश? यस सर। देखो अपर्णा, श्वेता तुरंत है हाँ बोली, है ना? अब इसी तरह से चिकन गेम में ये कोई एक पर्टिकुलर खेल नहीं होता, इसमें कई तरह के जो है कैलकुलेशन डिपेंड करते हैं। तो किसी एक को लेकर के बस इसको ऐसे ही समझो कि एक व्यक्ति को संकटपूर्ण परिस्थितियों में है, उसके सामने कुछ रास्ते हैं जिनमें कि वह बच भी सकता है, वह मर भी सकता है, और ऐसे कई सारे गेम उसमें डेवलप किए जाते हैं, कोई एक ही नहीं है। जैसे कि कक्षा 8 में जब तुम गणित पढ़ रही होगी तो किसी एक जो है त्रिकोणमिति के जो है, या पता नहीं कक्षा 8 में त्रिकोणमिति थी, 9 में चले जाते हैं, तो उसमें त्रिकोणमिति के एक चैप्टर में कई तरह के सवाल थे। तो इसी तरह से कई संकटपूर्ण परिस्थितियों में आपको बाहर निकलना है। यह पहले के जमाने में जिस तरह से कि हम लोग अब तक पढ़ते आए व्यवहारवादी सिद्धांत या तमाम अन्य सिद्धांत, उन सिद्धांतों में जिस तरह से कि एक पर्टिकुलर लाइन होती है और बाकी चीजों को उसी मापदंड पर कसा जाना होता है, यह किसी खेल की तरह है, गणित के सिद्धांतों की तरह है, जिनमें किसी एक पर्टिकुलर आधार को लेकर के आप सारी बातों को नहीं समझ सकते हैं। यस सर। अभी भी नहीं समझ में आई? आगे सर। पक्का होगा? यस सर। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक आध सवाल ही सॉल्व करवा दूं, ठीक है? लीजिए जरा आगे। इसके अतिरिक्त अगला जो है पैरा बदल के चलिएगा। इसके अतिरिक्त समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में नारीवाद, पर्यावरणवादी, मान्यताओं का भी विकास हुआ। जिन्होंने राजनीति की स्थापित मान्यताओं में, जिन्होंने राजनीति की स्थापित मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहां तक क्या लिखा? लास्ट लाइन राजनीति की के बाद, जिन्होंने राजनीति के बाद स्थापित मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसी के साथ नव संस्थावाद का भी विकास हुआ। नव संस्थावाद का भी विकास हुआ। नव संस्थावाद क्या? देखिए, अब नव संस्थावाद या नारीवाद का जवाब दे देना बड़ा आसान है, क्योंकि यह पर्टिकुलर एक लीग को पकड़ करके चलता है। लेकिन जब गेम थ्योरीज पढ़ती हैं तो
तो उसका बस मतलब इतना है कि संकटपूर्ण परिस्थितियों में अपने आप को, व्यक्ति को बचाना है। वह गेम जैसा होता है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में सैटरडे संडे को जब मैं फ्री रहता हूं तो एक आध गेम उस पर डेवलप करके मैं आपको दूं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नव संस्थावाद क्या होता है? अपर्णा और श्वेता, बोलो। कोई आइडिया नहीं? तो यही बोल दिया करो कि कोई आइडिया नहीं। हाँ चलो, ये मैं मान सकता हूं, पर शब्द से पकड़ने की कोशिश करिएगा कि नव संस्थावाद के अनुयायियों के अनुसार, नव संस्थावाद के अनुयायियों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में सिद्धांत के अध्ययन में औपचारिक संरचना के बजाय, औपचारिक संरचना के बजाय नीति निर्माण, नीति निर्माण एवं वास्तविक व्यवहार पर बल दिया जाना चाहिए। आगे अगली लाइन बढ़ाइएगा। नव मार्क्सवादियों ने आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया। जब मार्क्सवाद पढ़ेंगे तब इस पर जो है हम लोग जोड़ देंगे। आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त वर्तमान कालखंड में, इसके अतिरिक्त वर्तमान कालखंड में वर्तमान कालखंड में बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद का भी विकास हुआ। लिखिए समकालीन समकालीन युग के समकालीन युग के राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताएं। अगली हेडिंग बनाइएगा।
की विशेषताएं। पहली विशिष्टता के तौर पर लिखिएगा कि समकालीन युग उत्तर आधुनिकता का युग है। कि समकालीन युग उत्तर आधुनिकता का युग है। अब अगर आपको याद आ रहा हो कि जैसा कि क्लास में किसी समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि आधुनिक काल तक आते आते ज्ञान की जितनी भी विचारधाराएं रही हैं, आधुनिक काल के आते आते ज्ञान की जितनी भी विचारधाराएं रही हैं, सब शुष्क होती चली गई। वो जरूरत से ज्यादा तर्क करने लगी, तार्किकता को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा और हर वाद एक समय में जब जन्म लेता है तो फिर वह अपने चरम पर पहुंचता है। अपने चरम के समय में वह अति कर देता है और जब अपने चरम के समय में वह अति कर देता है तो फिर उससे एक नई धारा भी फूट करके निकलती है। और यही उत्तर आधुनिकता के काल में हुआ। उत्तर आधुनिक काल विशुद्ध तार्किकता या शुष्कता, ज्ञान को शुष्क तरीके से नहीं देखता है। अगर जैसे एक बात मैं आपको बहुत छोटी कहूं तो पहले के जमाने की अगर आप कविताएं देखिए, साहित्य देखिए, तो पहले की साहित्य कितना सरस थे। आश्रम हुआ करता था, देवता हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे, आढ़िशुम आढ़िशुम हर समय चला करता था, बड़ा इंटरेस्ट बना रहता था। फिर हमारे साहित्य में इन लोगों की अधिकता होती चली गई, पुराण चले आए, हर जगह देवता लोग नाक घुसा करके बैठे तो इनका विरोध हुआ। अब राजा रानी आए, प्यार करने लगे, यहां तक कि देवताओं को भी प्यार कराने लगे लोग, एकदम मानवीय प्यार। फिर उस प्यार से भी लोग उब गए कि जब देखो तब पहले शुरू में प्यार हुआ, हर प्यार की परिणति आगे चल करके सेक्स में होती है। तो फिर पता चला कि अतिशय सेक्स करने लगे लोग साहित्य में। अभी बिहारी का उदाहरण भी दे रहा था। तो अब अगला चरण कहा जाता, तब वो इंसानों से हटा करके उसे प्रकृति की उपमाओं पर ले गए। जूही की कली सोई हुई है, अब नायिका की जरूरत ही नहीं, जूही की कली को ही बिस्तर पे लेटा दिया, उसी को देख करके साहित्य पूरा कर लिया। एक अगला चरण वो आया। फिर लोग उससे भी उब गए, छायावाद से भी उब गए। छायावाद से उबने के बाद अब अगले चरण में आधुनिकता का दौर आ गया। तो जहां पर पता चला कि खूंटा पे कविता लिखी जा रही है, फटे हुए टायर पे कविता लिखी जा रही है, नाले नापदान पे कविता लिखी जा रही है, भ्रूण लाशों पर कविता लिखी जा रही है। अब वो अतिशय जो है सूक्ष्म और निम्नतम स्तर पर चला जाने लगा, बहुत शुष्कता आ गई। अब फिर जो है कविता नए सिरे से हास्य का रूप रखती है, चिढ़ गई कविता उससे कि जरूरत से ज्यादा। सूर्यकांत निराला ने जिस धारा को बाहर, उससे बाकी लोग धीरे धीरे चढ़ने लगे, क्योंकि वो एक दिन अतिवाद पे चली गई। मैं कविता पढ़ रहा था, सीढ़ियों पर धूप में, संकलन का नाम था, और लेखक है रघुवीर सहाय। लिखते हैं 2 पेज की जो है कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। इतनी प्रसिद्ध है कि आम आदमी को पता ही नहीं, क्योंकि अप्रसिद्धि का मतलब केवल विद्वानों के बीच में चर्चा रह गई। कविता मंच से गायब हो गई। अब वो लिखते हैं कि दीवार पर टंगी घड़ी करती है टिक 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 टिक, और अगले 2 पेज तक केवल टिक 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 इतना ही लिखा है। अब इसका मायने जो है बताने वाले बहुत बढ़िया बताते हैं, लेकिन आम आदमी की समझ में नहीं आएगा, तो उसका भी विरोध हुआ। फिर कुछ हास्य रस की कविताएं आई, लेकिन वो इतनी ज्यादा हो गई हास्य कि अब हंसी ही आनी बंद हो गई। तो अब उसका विरोध करते हुए फिर से अंजुम रहबर हो या आपके ये नए नवेले हैं,
पता नहीं चलता कि रॉक स्टार हैं कि कवि हैं, कुमार विश्वास, ये आ गए। इनकी कविताओं ने जो है अब फिर से प्रेम की पींगे बढ़ने लगी, फिर से राष्ट्र भावना को लेकर के कविताएं लिखी जाने लगी। यहीं पर यही काम हर एक शास्त्र के साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। जैसे कि पहले आदमी नंगा था, फिर धीरे धीरे कुछ कपड़ा पहना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा बेल बॉटम पहन करके चलता था। अमिताभ के जमाने में जब वो दीवार वगैरह में आते थे तो इतनी बड़ी बड़ी खत, इतना बड़ा बड़ा बेल बॉटम की मुंबई की सड़कें साफ हो जाती थी उनके चलने से। फिर से धीरे धीरे आदमी, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन, देखिए वो आदम जात की तरफ लौट रहा है। वो समझता है कि कपड़ा निरर्थक है, ईश्वर ने तो हमें नंगा पैदा किया था, यह तो कृत्रिम आवरण है और वो फिर से नंगा हो जाएगा। काफी हद तक इसकी शुरुआत हो गई है। कुछ लोगों के आगे तो हाथ जोड़ना पड़ता है कि पहन लो। कुछ लोग, अब कंगना रनौत जैसे लोग अगर देख लिए तो फिर से जो है मोगली जैसी भाषा बोलने लगे हैं। तो हर एक चीज अपने पुराने चक्र में लौटती जरूर है, ये पूरा एक साइकिल बनाती है। यही चीज राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर उत्तर आधुनिकता के युग में आया। जब उत्तर आधुनिकता का युग आया तो इसमें निरपेक्ष ज्ञान की चर्चा नहीं की गई। ज्ञान दो प्रकार का है, एक ज्ञान है निरपेक्ष और एक ज्ञान है सापेक्ष। निरपेक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वह किसी भी परिस्थिति, चाहे भूत वर्तमान और भविष्य के ध्यान में रख करके नहीं लिखा जाता है। वह ज्ञान विशुद्ध ज्ञान होता है, जैसे 2 + 2 = 4। यह निरपेक्ष ज्ञान है। दूसरा ज्ञान होता है सापेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान वह होता है जो काल समय परिस्थिति के अनुरूप चलता है। तो जब कोई ज्ञान काल स्थिति देश और काल के अनुरूप चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो एक देश में होगा वह दूसरे देश में बदलेगा। तो जो निरपेक्ष ज्ञान होता था उसकी खासियत थी कि वह सार्वभौमिक भी हो। ये समझिएगा कि ज्ञान दो प्रकार के हैं। एक ज्ञान को आप कहिए निरपेक्ष और दूसरे ज्ञान को कहिए सापेक्ष। निरपेक्ष ज्ञान देश काल की सीमा से परे होता है। यह देश काल की सीमा से परे है, जबकि सापेक्ष ज्ञान अगर कहा जाए तो वह देश काल के अधीन है। देश और काल का मतलब, देश का मतलब स्थान होता है और काल का मतलब समय। तो जो देश काल की सीमा से परे होगा वह सार्वभौमिक भी होगा। दैट विल बी यूनिवर्सल ट्रूथ, कि वह जहां जाएगा वहीं पर सही होगा। और जो देश काल के अधीन नहीं होगा वह सार्वभौमिक न होकर के वह कैसा हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा। निरपेक्ष ज्ञान में विचार विमर्श की बड़ी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सत्य बोलना चाहिए, आपके पास बहुत अधिक जो है इसको लेकर के स्कोप नहीं है। लेकिन कौन सा सत्य बोलना चाहिए इसको लेकर के आपके पास जगह हो जाती है। तो निरपेक्ष ज्ञान में प्रायः विचार विमर्श की संभावना कम होती तो है, परंतु विचार विमर्श की संभावना कम होती है। जबकि सापेक्ष ज्ञान में विचार विमर्श की संभावना पर्याप्त मात्रा में होती है, यहां पर खूब होती है। ये इतनी बात आपकी समझ में आई? आप सब लोग समझ सकते हैं इतनी बात को आसानी से? किसी को दिक्कत हुई इस पूरी बात को समझने में? यस सर। क्या बोलो? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है।
खूब चांगला। अब इसी बात को लिखिएगा जरा कि आप लोगों ने क्या लिखा है अब तक, जरा कोई बताएगा मेरे को। समकालीन युग उत्तर आधुनिकता का युग है। उत्तर आधुनिकता का युग है, जिसमें सार्वभौमिक और निरपेक्ष ज्ञान की बजाय, जिसमें सार्वभौमिक और निरपेक्ष ज्ञान की बजाय विचार विमर्श और लोकतंत्र पर, विचार विमर्श और लोकतंत्र पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया, अत्यधिक बल प्रदान किया गया। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा। उत्तर आधुनिकतावादी मान्यता के द्वारा, उत्तर आधुनिकतावादी मान्यता के द्वारा औद्योगिक एवं वर्ग विभाजित समाज की बजाय औद्योगिक एवं वर्ग विभाजित समाज की बजाय विखंडित एवं बहुलवादी, बहुलवादी शब्द का क्या मतलब होता है? बहुलवादी, प्लूरलिस्ट शब्द आप इसको लिख सकेंगे कि मतलब कि ये वही चीज है कि विविधताओं से भरा हुआ, और विविधताओं में हम एकता स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबकी विविधता को हम समझते हैं और सबको उसके हिसाब से जीने की इजाजत देते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं? बहुलवादी समाज, प्लूरलिस्ट सोसाइटी। क्लियर है ये बात? एवं सूचना पर आधारित, एवं सूचना पर आधारित समाज पर बल दिया गया, सूचना पर आधारित समाज पर बल दिया गया। क्लियर है ये बात? आगे जरा बढ़िएगा। व्यक्ति की भूमिका, आगे इसे लिखेगा, व्यक्ति की भूमिका उत्पादक की बजाय उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित हो गई। उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित हो गई तथा वर्ग, धर्म एवं नृजातीय निष्ठाओं की बजाय व्यक्तिवादी, व्यक्तिवाद
प्रभावी हुआ। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का लगातार एवं निरंतर विकास हो रहा है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का निरंतर विकास हो रहा है। नव संस्थावाद, बस इतना ही कर दीजिए, छोड़ दिया आगे का। ठीक है, यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। हाँ जी सर। अब अगला जो है टॉपिक पे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। यहां पर मैं एक चीज को आगाह करूं कि राजनीति में सिद्धांतों का पतन ये हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो नए नए राजनीतिक सिद्धांत बन रहे थे, जैसे कि दर्शनवादी, वैधानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यवहारवादी, संस्थावादी, ये नए सिद्धांत कुछ समय के लिए और आगे आना बंद हो गए। जब दुनिया एक बार सेटल्ड हुई, जब दुनिया में ज्यादा उथल पुथल मचती है, तो सिद्धांतों का जन्म भी तेजी से होता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया, तो पता चला कि नए राजनीतिक सिद्धांतों ने जन्म लेना छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदली, मनुष्य के ज्ञान की लालसा और अभिलाषा शांत नहीं होती है, और रॉल्स ने 1971 में आकर के लिखा कि नए निरंतर सिद्धांत फिर से जन्म ले रहे हैं। इसी बात को लिखिएगा। आलोचकों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नृजातीय विज्ञान को इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप लोग? एंथ्रोपोलॉजी जैसे विषयों का विकास हुआ। लेकिन राजनीति विज्ञान में प्रभावी सैद्धांतिक विकास नहीं हो सका। आगे लिखिएगा। लॉस्की जैसे विचारकों ने, आगे चलकर के लॉस्की के बारे में आप लोग को पढ़ना है। लॉस्की जैसे विचारकों के बाद राजनीतिक सिद्धांत का विकास पूर्णतया रुक गया। जिसे
राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संज्ञा दी गई, जिसे राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संज्ञा दी गई, जिसे राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संज्ञा दी गई। इस मान्यता का प्रतिपादन मुख्यतः ईस्टर्न और अल्फ्रेड कॉबेन ने किया। जबकि पीटर लॉसलेट और रॉबर्ट ढॉल ने इसे राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु कहा। अब अगला पॉइंट बढ़ाइएगा। राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। नंबर 1, ईस्टर्न के अनुसार इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत का क्षय हुआ, क्योंकि इतिहासवादी दृष्टिकोण से संबंधित विचारकों ने केवल अतीत के अध्ययन पर बल दिया और यह दृष्टिकोण नए सिद्धांतों और मूल्यों का निर्माण करने में असफल रहा। वस्तुतः
वस्तुतः इन विचारकों ने केवल इतिहास की पुनरावृत्ति की जो मुख्य रूप से इतिहासकारों का काम है, जो मुख्य रूप से इतिहासकारों का काम है। तो कुल मिलाकर के जो ईस्टर्न आरोप लगाते हैं, वह आरोप उन पर लगाते हैं जो लोग की राजनीतिक सिद्धांत को विकसित करने के लिए इतिहास की जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं या मदद लेते हैं। ईस्टर्न कहते हैं कि जब आप जरूरत से ज्यादा इतिहास में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि राजनीतिक इतिहास लिखने की कोशिश करने लगते हैं, और यह आपका काम नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत तभी जो है नए विकसित हो सकते थे जब नई परिस्थितियों और आलोचनाओं के कारण आप नई दिशाओं की ओर देखते हैं, आप आगे की ओर देखते हैं, जबकि इतिहासवादी हमेशा पलट करके पीछे की ओर देखते हैं। इसी बात को ये कह रहे हैं। आगे जरा एक पॉइंट और बढ़ाइएगा तो थोड़ी क्लियरिटी और आएगी। ये कहते हैं कि ईस्टर्न के अनुसार इन लोगों ने समाज की समकालीन समस्याओं को उपेक्षित किया, क्यों? क्योंकि ये लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं। आगे की तरफ देखना, अगल बगल देखना, ये अपनी तौहीन समझते, क्योंकि इतिहासकार हैं, और इतिहास हमेशा बीते हुए कल की दास्तान लिखता है। वर्तमान युग का से वह तब तक साबका नहीं लेता है जब तक कि वह बीत करके इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो जाता है। ठीक बात है ना? इसी बात को आगे लिखिएगा। जबकि प्लेटो से लेकर के मार्क्स जैसे दार्शनिकों ने सदैव समाज में मूल्यों के निर्माण पर बल दिया, आप में से कोई पढ़ करके सुना सकता है कि ये पूरा जो है क्या लिखा है आप लोगों ने? ईस्टर्न के अनुसार इन लोगों ने समाज की समकालीन समस्याओं को उपेक्षित किया, जबकि प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के दार्शनिकों ने सदैव समाज के मूल्यों पर ध्यान दिया। यस, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर रोक दें। जी सर। तो मुझे लग रहा है कि श्वेता भी कंफर्टेबल नहीं हुआ आज।
ये श्वेता हाँ की सर, आवाज आज थी ना? बहुत। जी सर। हाँ, चल बेटा रोक देते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि मैं इस कालखंड को आज खत्म करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा कितना हिस्सा बचा है? है, कितना कितना बचा है? कम से कम 2 घंटा का। हाँ चल सकते हैं, चलिए दवा खाएं, चल जाएगा। तो हमको चलिए। दवा खाना पड़ेगा, बाकी सबको 2 घंटा और अगर लेके चलेंगे तो। सर जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। आज के लिए रोक देते हैं। मैं एक्चुअली में 2 काम और करना चाहता हूं कि कल को इसको समाप्त करते करते मैं 1-2 प्रश्न गढ़ना चाह रहा हूं। वो प्रश्न जो है मैं कोशिश करूंगा कि कल क्लास होने के पहले ही मैं डाल दूं, और एक जो है कोई गेम जो अपर्णा को परेशान कर रहा है, तो चिकन गेम या कैदी की दुविधा वाला, उसको मैं तैयार करना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि कभी कभी ये लगता है ना कि जब बच्चा पूरी तरह से नहीं समझा है तो एक टीचर के मन को जो है कचोटने लगता है। हालांकि हम लोग को इतना डेप्थ में घुसना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। तो एक गेम मैं बनाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा इस थ्योरी को लेकर के, ठीक है? जी सर। तो कल मुलाकात करते हैं। कल ये सर फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये जो अपना फर्स्ट हाँ, टॉपिक ये का खत्म हो जाएगा। फिर परसों यानी कि सैटरडे को क्लास में थोड़ा जल्दी शुरू करने की कोशिश करूंगा। जी। हो सकता है कि नहीं, जल्दी कैसे शुरू करूंगा, खाना तो इसी टाइम पे आएगा, लेकिन क्लास लंबा ले जाऊंगा। ठीक है? 11:30 तक मतलब हैं? 11:30 बजे तक। और हाँ, अगर संडे को मैं देखूंगा कि संडे को मेरे पास टाइम अगर दिन में कहीं और एंगेजमेंट मेरी नहीं बनती है, तो संडे में क्लास क्या मॉर्निंग में रख लूं? रख लीजिए सर। तो मॉर्निंग में Anytime, क्लास sir. रखने का फायदा ये होगा कि थोड़ा लंबा खींच जाऊंगा, उसके बाद मेरा पूरा दिन मेरे पास फ्री रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर। प्रणाम Thank you. सर। प्रणाम। सर अब ये राज्य के सिद्धांत चालू होंगे थैंक यू ना, सर। उदारवादी और नव उदारवादी वाले? नहीं, वो सब जो है अलग राजनीतिक सिद्धांतों नहीं, जब राजनीतिक दर्शन में जाऊंगा तब वो आएगा। अच्छा। हम्म, इसको ठीक है। अब जब समझ लो कि एक तरह से क्लोज करने के मूड में आ जाऊंगा। ठीक है, आलोचना वगैरह पर ध्यान दूंगा और रोकूंगा। ठीक है सर। ये इसमें अगर कहो तो उत्तर आधुनिक काल की जो कुछ विशिष्टताएं हैं उस पर जो है मैं काम करूंगा, जो हमें बहुत खास लगेंगी, जो पिछले कई सालों में जरूरी रहे, उन पर जो है काम करूंगा, जैसे कि उपनिवेशवाद वगैरह पर। उसके बाद सीधा स्किप कर जाऊंगा, फिर जो है कुछ दर्शन पर बात करूंगा। ये और अपर्णा? ये उदारवादी नव उदारवादी सर, ये मार्क्सवादी, ये बाद में करेंगे अपन। हाँ हाँ, ये तो पूरा पूरा खंड, ये तो थोड़ा बाद में ही करेंगे, ठीक है, लंबा है। ओके सर। अपर्णा, यस सर। कोई दिक्कत बेटा तुम्हें? नो सर। तुमने पहले भी क्लासेस कर रखी है ना? हाँ, यस सर। ये बोल रहा था जैसे 5-10 मिनट आप स्टार्टिंग में अगर पूछ लिया करें जो आपने लिखा है, अब लोग अच्छे से रिवीजन भी होता जाएगा। क्या कर लें? जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में मतलब जो starting- टॉपिक पढ़ाया करते थे वो उसको पूछते थे, वैसे आप पहले पूछ लिया कीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाइए, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब याद आज जो करके पढ़ाया आएंगे करो उसको थोड़ा। पूछ ले। हाँ, एज 5-10 क्वेश्चन। मिनट में होंगे। तो पहले की तरह तुम लोग को नहीं लगता है कि जो 50 शब्दों में जो है हम लोग समरी लिखते थे, तो हम लोग को वो समरी फिर से लिखनी चाहिए? लिख सकते हैं सर। हाँ लिख सकते। तो समरी लिखने से क्या होगा कि ना सिर्फ जो है पूरा चीजें रिवाइज होंगी, बल्कि जो है लिखने की शैली भी डेवलप होगी, यस सर। और बाकी हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे, क्वेश्चन देंगे ही देंगे, तो उसमें भी रिवाइज हो ही जाएगा। यस सर। एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं, पर वो टाइमिंग की वजह से जो है उनकी पहले की जो क्लासेस शेड्यूल्ड हैं उसकी वजह से वो लोग जो है अभी लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं पूछना शुरू करूंगा तो कहीं कि उनके साथ एक नुकसान होगा कि दे कैन नॉट पार्टिसिपेट।
तो मेरे हिसाब से समरी राइटिंग पर भी जोर दिया जाए और उन लोगों को थोड़ा सा समय दिया जाए कि उनके जो अभी कोर्स चल रहे हैं उसको खत्म कर लें। अच्छा अपर्णा एक चीज बता बेटा, इससे पहले तुमने यस सर। किसकी क्लासेस की थी PSIR की? आप आफ्टर मंथ की थी सर अनअकैडमी में। अनअकैडमी में कौन थी? ना मैम आपने सिसोदिया। हाँ ठीक है, अच्छी टीचर है वो। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो फिर कल मुलाकात करते हैं 8:30 पे। कभी कभी ये हो जाता है ना कि सिस्टम वगैरह को ऑन करने में मैं कोशिश करता हूँ 5 मिनट पहले ऑन कर ले जाऊं, तो कभी कभी 2-4 मिनट का लेट हो जाए तो भरोसा रखो, अगर ऐसा होगा कि मुझे ज्यादा लेट होगा तो मैं खुद ही मैसेज ड्रॉप करता हूँ हमेशा, है ना। पर क्लासेस कंटिन्यू लूंगा इस बीच में, मैं मेरे पास कोई और काम है भी नहीं। यस सर। चलो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।